हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल द संस्कृति एकेडमी पर। आप लोगों के लिए कक्षा 10 यानी क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए एक सुनहरा मौका है। आप लोग के लिए इस चैनल पर यानी कि द संस्कृति एकेडमी के चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कि एक रिवीजन बैच शुरू किया जा रहा है। वन शॉट रिवीजन समझ सकते हैं, डीपली रिवीजन समझ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी जानते तो पढ़कर आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको इस बैच में बिल्कुल एक्सप्लेन, हर चीज को एक्सप्लेन कर करके समझाया जाएगा। यह बैच लगभग नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। अब एक अनुमानित नहीं है, लेकिन फिर भी नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद दिसंबर से एक क्रेश कोर्स की तरह आप लोग के लिए लाया जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग तरीका से सुविधा देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्लास 10 का मैथ शुरू हो रहा है। ऐसे तो इस चैनल पर एक बैच शुरू किया गया था सफलता बैच के नाम से, बट किसी कारणवश उस बैच को एक दो क्लास के बाद बंद कर दिया गया। और आप लोग को यह बैच पूरा बिल्कुल देखने को पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आधा पर से बंद हो जाएगा जैसे वो हो गया, ऐसे कुछ नहीं। अव्यवस्था के कारण, कुछ कठिनाइयां, इसके कारण वो बैच बंद हो चुका है। अब एक तरीका समझ सकते हैं, वन शॉट रिवीजन बैच आप लोग का, कंप्लीट रिवीजन बैच आप लोग का शुरू किया जा रहा है। इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर पढ़ा भी नहीं है, हल्का सा पढ़े भी नहीं है, तो वो इस क्लास को लेकर क्या कर सकते हैं, पूरी अच्छी से जानकारी ले सकते हैं। हर क्लास लगभग 2 पार्ट में रहेगा, 1 से 2 पार्ट, 3 पार्ट, ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो 3 पार्ट में आपको डिवाइड हो जाएगा। बाकी आपकी क्लास मेरे द्वारा यानी कि मेरे द्वारा मैथ, साइंस और एसएसडी और लास्ट में इंग्लिश देखने को मिलेंगे। बाकी आपको हिंदी और संस्कृत अदर टीचर के द्वारा देखने को मिलेंगे। बाकी आप अगर इस संस्था के नजदीकी क्षेत्र से आते हैं तो आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बिहार बोर्ड का नवोदय सैनिक वगैरह का तैयारी भी कराया जाता है साथ साथ में। और लगभग ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको इस लेवल का समझाने का और इसके अगल बगल कोचिंग संस्था हो सकता है, बट मेरे नजरिए में अभी नहीं है। और बाकी यहाँ के बच्चे के ऊपर है। यार, देव हाई स्कूल के पास है। ठीक है, आपको अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 2 नंबर से, कि नहीं 1 नंबर पे, अगर आप लोकल अगल बगल का है तो। और सिर्फ क्लास 8, 9, 10 पढ़ाया जाता है। बिहार बोर्ड का क्लास 8, 9, 10 और पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ क्लास 6 और 9 का सैनिक नवोदय का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए बिना देर किए आपको हम अपने का जो क्या बोलते हैं चैप्टर है मैथ का, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पे आते हैं। देखिए, हर चैप्टर आपको लगभग इस पे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग की है। मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा खासा इस पर टाइम स्पेंड किए। फिर भी हमारे को क्या हुआ कि लिखने में टाइम लग रहा था, तो आप लोग का भी उतना टाइम लग रहा था। सिर्फ अब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे तो हम सिर्फ समझाने का काम करेंगे। आप लोग का जितना भी होगा उतना क्या करेंगे तो समझाने का काम करेंगे। तब जितना अच्छा से अच्छा तरीका से समझा सकते हैं उतना अच्छे से अच्छे तरीका से क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का। आपका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। और बिल्कुल हर चैप्टर बिल्कुल जीरो से शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि
लिखा है तो नहीं, मतलब पूरा फास्ट ऊपर ऊपर चल रहे वन शॉट है तो नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। आपको फर्स्ट लेक्चर से ही पता चल जाएगा कि क्या है, कितना जीरो से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके सारे क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत साउंड का भी प्रॉब्लम हो सकता है बीच बीच में, अन्यथा तो नहीं है, उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप लोग को। वास्तविक संख्या आपका मैथ का पहला चैप्टर है, जिससे बिहार बोर्ड का क्लास 10 में ये 10 नंबर का लगभग हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। इससे 10 नंबर का लगभग क्वेश्चन इससे आता है, यानी कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन रहता है, आप 10 नंबर इससे ला सकते हैं। तो अगर इसको, इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे तो हमारे पढ़ाने के बाद आपको क्लास 9 का पढ़ना पड़ेगा बुक, उसके बाद आपको गाइड वगैरह बनाना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर रहता है हमारा, जो कोई भी टीचर ज्यादा नहीं बताते, हम डायरेक्ट बोलते हैं PYQ बनाइए और अच्छा नंबर लाइए। PYQ से ही कितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है, आप PYQ से ही क्या कर सकते हैं, तो एक अपने तरीके से क्वेश्चन की अपेक्षा कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो सिलेबस है उसी में आएगा। तो हम लोग वास्तविक संख्या, यानी कि इसको इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। ध्यान से पढ़ना है, हंसी मजाक के साथ पढ़ना है। पूरा हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है, हमारे पास पूरा टाइम है, अच्छा से आराम से पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ना है हमें, उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर हमें एक चीज और पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा वगैरह, इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलेंगे, आभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, आभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो अंक गणितीय क्या है, आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो हम प्रमेय और अपरिमेय निकालने के लिए पढ़ेंगे, कौन प्रमेय है कौन अपरिमेय है, ये भी हमें जानना जरूरी है, जो 9th क्लास में भी पढ़ना था हमें। और हमें क्या पढ़ना है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार, जो आपका लास्ट NCERT के लास्ट टॉपिक में दिया हुआ है। इतने टॉपिक पर हम अभी बात करेंगे, हर मतलब से एक क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको अगर नंबर लाना है तो आप इससे पास हो सकते हैं। ओरिजिनली बात हम ये नहीं बोल सकते कि 100 में 100 नंबर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th 8th से भी क्वेश्चन आता है। कभी आप क्वेश्चन उतार कर देखिए, वैसा आप कभी 10th में पढ़े भी नहीं होंगे फिर भी क्वेश्चन रहता है। हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको कैसे मिलेगा एक वीडियो में हम अच्छे से उसे बता देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता सकते हैं कि कैसे वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें शायद 150-200 क्वेश्चन रहेगा हर चैप्टर से, आप वैसे बना सकते हैं। जिस चैप्टर का जिस तरीके से योगदान है उतना क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी आप हमारे उम्मीद से कि किसी प्रकाशन का आप एक बुक यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का, ये नहीं हम बोल रहे कि किसी एक प्रकाशन का यूज करिए, किसी भी प्रकाशन का एक गाइड PYQ, जो आप 17 15 16 साल के उसमें क्वेश्चन रहता है, वो बनाइए चैप्टर बाय चैप्टर। जो प्रत्येक टीचर क्या करते हैं, रटने के लिए बोलते हैं, हम रटने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको बनाने के लिए बोलेंगे। तो आपको क्या हो सकता है कि बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि मैथ क्या है, तो अभ्यास का ही खेल है। तो चलिए आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रमेय का, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं इसको। इससे पहले हम एक चीज आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है। जैसे हमें बहुत सारे कोचिंग वाले इतना जीरो से नहीं बताते हैं, बट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं हर चीज को, क्योंकि क्वेश्चन आता है। आप कभी क्वेश्चन देख के देखिएगा, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमें बोल सकते हैं कि सर आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया। और हंसी मजाक के साथ पढ़ना है, एकदम सीरियसली नहीं होना है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे द्वारा। बाकी आपका अपना मर्जी, हंसी मजाक करेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को सबसे छोटे से छोटे से। क्या हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या, तो कहीं ना कहीं तो संख्या से हमारा स्टार्ट होगा, शुरुआत तो संख्या से ही होगा, बिना संख्या का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो वास्तविक संख्या से जब हमको शुरुआत करना, हमें क्या करना है, तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में हम संख्या से शुरुआत करते हैं, तब हम वास्तविक संख्या पे हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे आपको अभी समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहुंचना हमें जरूरी है। हर कोई अगर नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे चल सकता है, नहीं चलेगा। इसलिए क्या करेंगे, तो हम लोग पहुंचेंगे आराम आराम से। देखिए संख्या क्या होता है, संख्या को हम समझ सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा परिभाषा इसमें दिया गया है। संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं उपयोग, तो गणना, माप और लेवल करने के लिए किया जाता है। आप समझ सकते हैं हम संख्या का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो गणना, माप, लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो संख्या के उपयोग करते हैं। अब आपको गणना का मतलब पता ही होगा, माप का मतलब पता ही होगा, लेवल का मतलब लगभग पता ही होगा बच्चों लोगों को कि गणना क्या होता है, माप क्या होता है, लेवल क्या होता है। आप बोले कि सर हमारे मतलब संख्या के, मैंने कि संख्या की जरूरी पड़ता क्यों है, तो हमें इसीलिए पड़ा क्योंकि हमें गणना में दिक्कत हो रहा था, माप में दिक्कत हो रहा था, लेवल में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमें क्या पड़ा, तो संख्या की जरूरी पड़ा। इसके बिना संख्या क्या है, तो अधूरी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या समझना है, तो हमें संख्या के बाद डायरेक्ट हमें इतना चीज को समझना है, क्या क्या चीज है। तो हमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, देखिए हम लोग हिंदी इंग्लिश सब लोग पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे इंग्लिश भी पढ़ेंगे एकदम अच्छा से। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी पढ़ रहे इंग्लिश हम भुला रहे हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे हम। इतना जितना भी दिया हुआ है इसमें आपको 12 दिया रहेगा, सब 12 के बारे में पढ़ना है। क्यों 12 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप किताब खोल के देखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब क्वेश्चन खोल के देखिए, आपको सारे से मिल जाएगा, सिवाय सिर्फ इसमें से, यानी कि सिर्फ काल्पनिक संख्या से नहीं पूछता, बाकी सबसे क्वेश्चन आपको आता है। ये तो हमारा चैप्टर ही मिल जाएगा, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, मिलेगा ना जी कि नहीं मिलेगा। तो हाँ हाँ करिए, कम से कम भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन लगना चाहिए कि और क्या ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो हम किसी को सजेस्ट नहीं करते ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा वेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए पढ़ने को, अगर कहीं आपको ऐसा जगह है जहाँ पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़िए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अट्रैक्शन से क्या रखना पड़ेगा, अट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, इस तभी हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा, तो प्राकृतिक संख्या तो लगभग लोगों को पता ही होगा क्या होता है प्राकृतिक संख्या हमारा। अगर आपको अगर थोड़ा लग रहा हो कि ज्यादा जीरो से पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे हो, तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट आगे आ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा, तो प्राकृतिक संख्या आपको क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाती है, तो अनंत तक जाती है, ठीक है। कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, तो हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप वो बोल सकते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या एक गणितीय वस्तु है, ऐसे बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या हमको कहाँ प्रयोग करना था, गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या को आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, आपका एक तरीका नहीं काम करेगा यहाँ, ठीक है ना। बट हमें बोलने का तरीका सिर्फ एक होना चाहिए, बाकी अलग अलग हम फॉर्म में बोल सकते हैं। हमारा कहाँ से 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, तो अनंत तक जाती है, समझे बबुआ लोग, मेहमान लोग, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक ना। समझिए, पढ़िए, यही टाइम तक पढ़िएगा ना तो आगे फिर नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर ये बार अच्छा नंबर आएगा ना तभी घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं, लड़कियां लोगों को तो और है दिक्कत, क्योंकि हमारा समाज क्या चाहता है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्या होता है कि हमारा क्या कहते हैं कि इसको हम कि वे संख्या जिन वस्तुओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो बात हम बोले। बाकी आप अलग अलग परिभाषा खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपने खुद से बना भी सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जैसी आपकी सोच। अब हमें समझते हैं पूर्ण संख्या। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्या समझिए तो हमें पूर्ण संख्या समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए आप समझिएगा। जैसे पूर्ण संख्या होता क्या है, तो पूर्ण संख्या ये होता ना है कि वो संख्या मतलब आधा है प्राकृतिक,
उसमें एक संख्या और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या जुटेगा हमारा, यानी क्या शामिल होगा हमारा, मान के चलिए एक परिवार पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, एक परिवार है, उसमें एक नए सदस्य कोई आना चाहता, तो कोई सदस्य जब आ गया तो पूरा परिवार जब बन गया, मैंने बाहर रह रहे हैं कुछ सदस्य, और जब पूरे सदस्य आ जाते हैं तो पूरा परिवार बन जाता है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक सदस्य जीरो छूटी मतलब नहीं है, और जीरो जब शामिल हो जाते हैं प्राकृतिक संख्या में तो क्या कहलाता है हमारा, तो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब हमारा क्या हो गया, पूरा समाज, मतलब क्या हो गया, हमारा पूरा परिवार बन गया, यानी कि परिवार हमारा क्या जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक चला गया, तो अनंत तक चला गया। यानी कि जीरो से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 तक से लेके अनंत तक चला गया। अब क्या बोल सकते हैं हम, अब इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या। अब आपको हमको पूर्ण संख्या तक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं सीधा क्या, हम किस पे, तो पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, हम किसी भी क्लास को हम पढ़ाते हैं तो यहीं से, मैथ अगर स्टार्ट करेंगे तो इसी से स्टार्ट करेंगे, चाहे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास को पढ़ाएंगे, ये चीज जरूर बताते हैं, क्योंकि हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जब हमें बेसिक ही नहीं पता है तो हम आगे जानकर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें देखिए पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है आप समझिएगा, पूर्णांक संख्या क्या होता है आप लोग देखिए। हमारा यहां तक बोलेंगे कि एक हमारा पूरा परिवार बन गया, क्या बन गया, इधर पूरा परिवार बन गया, और उधर क्या दुश्मन भी शामिल हो गए, यानी कि पूरा समाज हो गया। ठीक है, यानी कि परिवार में हम जब विपक्ष को भी शामिल कर लेते हैं, परिवार में हम क्या पूरा विपक्ष को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर बन जाता है। यानी कि हमारा जीरो से लेके ये मतलब क्या इन्फिनिटी तक, अनंत तक इधर हम लिखे, यानी कि पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है हमारा, तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब देखिए, अब हम किसके बारे में समझ लेते हैं, घनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीरो के साथ साथ, जीरो के साथ साथ, जीरो के साथ साथ अगर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अगर शामिल कर दिया जाए, जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा बन जाएगा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। आप अलग अलग तरीका से बता सकते हैं, हम हर बार बोल रहे हैं कि आप एक डिफिनेशन को अलग अलग तरीका से बता सकते हैं, ये नहीं कि जो लिखा हुआ है ये भी यही बोलिए, जो आपको समझ में आता है लेकिन सही होना चाहिए। बाकी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, अब हमारा सम संख्या, सम संख्या तो सब लोग जानते होंगे लगभग लोग, जो हर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी नहीं जानेगा वो सम संख्या जानेगा। कैसे जानते हैं समझिएगा, वे संख्या जो दो से पूरा तक पूर्णतः क्या हो जाता है, तो विभाजित हो जाते हैं, यानी कि समझिए कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, तो सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो दो से पूरे पूरी तरीके से कट जाता है क्या कहलाता है हमारा, तो सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये समझ सकते हैं कि दो से कट जाते हैं, यानी कि दो से कटना पा, यानी कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, दो से कटने का नियम क्या होता है हमारा, कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 या फिर 0 0, यही मतलब यही इकाई अंक पर होना चाहिए। अगर इतना अंक अगर इकाई अंक पर है, इतना अंक अगर इकाई अंक पर है तो हम क्या कहेंगे कि दो से कट जाएगा, यानी कि इतना अगर अंक, अगर इतना अंक अगर इकाई अंक पर रहेगा तो हम क्या कह देंगे कि वो सम संख्या है। इसके बाद समझिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है हमारा, वो सम संख्या हमारा दो से कट रहा था, विषम संख्या हमारा दो से नहीं कटेगा, बात क्लियर। सम संख्या क्या हमारा दो से कट रहा था, विषम संख्या हमारा दो से न कटेगा, यानी कि इकाई अंक पर क्या क्या होना चाहिए, जब दो से नहीं कटेगा तो इकाई अंक पर हमारा क्या क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर इकाई अंक पर हमारा इतना रहेगा तो हमारा क्या कह देंगे, हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या, कि विषम संख्या हमारा है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जो दो से न कटे विषम संख्या, इकाई अंक पर हमारा 1 3 4 5 7 रहे, 1 3 5 7 रहे, 9 रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत मेरा जबान लड़खड़ाता है बोलते टाइम, पढ़ते टाइम, ठीक है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, अपना कमियां खुद बताना चाहिए क्योंकि सामने वाला फिर मजा ना ले, समझे ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अभाज्य संख्या, जिसकी
मतलब जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आता है आप समझिएगा। जैसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों के छोटी, 2 अंकों के बड़ी, 3 अंकों के छोटी, 3 अंकों के बड़ी, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिहार बोर्ड में पहले आते थे, अभी कुछ समय से नहीं आ रहा, बट इसके पहले बहुत क्वेश्चन आते थे। यूपी बोर्ड में लगभग क्वेश्चन पूछ देता है इससे, क्योंकि बच्चे इतने सच्चे मन के होते हैं, क्योंकि इससे पढ़ के जाते नहीं है, उसे पूरा रट्टा मारते हैं, दिन रात रट्टा मार रहे पढ़ रहे हैं, और कुछ उससे होने जाने है नहीं। पूरा लाल पेन हरियर पेन से पूरा फेयर नोट्स बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं करेगा, कुछ नहीं फायदा करेगा। नोट्स आपका वैसे ही रखा हुआ रह जाएगा जैसे आप बनाए हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है समझिएगा। अभाज्य संख्या हमारा वही संख्या होता है जो एक से करता है, किससे करता है? तो स्वयं से करता है। क्या करता है? जो एक से करता है, स्वयं से करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा तो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि उसका सिर्फ 2 गुणनखंड निकले, एक निकले, एक स्वयं निकले। उसका कितना गुणनखंड निकले? तो सिर्फ 2 निकले। एक निकले, वे क्या निकले? तो हमारा स्वयं निकले। जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं तो आनी आपको से ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। फिर ऐसे क्या क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक हमारा कितना अभाज्य संख्या है? तो 15। कितना है? 15। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि बताइए कि 1 से, ये शायद कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी मैं बता रहा हूँ, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितना होते हैं? तो 25। ये बच्चों 50% बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा, एकदम गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ। बाकी आपको इसमें इतना ही जानने की जरूरी है। अब अभाज्य संख्या से हमारा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमारा कितना होते हैं, तो 100 तक हमारा कितना होते हैं? तो 25। कितने होते हैं? तो 25। लेकिन हमको 1 से 50 तक हमको पता नहीं है, लेकिन 1 से 50 तक कितना होते हैं? तो 15 होते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा 2 अंकों से सिर्फ विभाजित हो रहा था, एक से और स्वयं से। अब देखिए भाज्य संख्या क्या कहलाएगा कि भाज्य संख्या हमारा एक से, स्वयं से और किसी अन्य से, ठीक है ना। यानी कि पहले पति पत्नी और कोई और, पति पत्नी और कोई और, 3 लोग हो गए। वहां पे क्या थे? सिर्फ पति पत्नी थे। यहाँ पे क्या है? 2 लोग से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। वहां पर सिर्फ कितने लोग शामिल थे? तो 2 लोग, एक खुद और एक सामने वाला, ठीक है, 2। और इसमें क्या तीसरा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि भाज्य संख्या हम कैसे समझ सकते हैं? भाज्य संख्या हम कैसे समझ सकते हैं कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड निकले, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड निकले उसे हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या कहेंगे। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है क्या कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या बताना पड़ेगा। आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होता है? तो 4 होता है। क्या होता है? तो 4 होता है। 4 ही क्या ना, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, किससे कटेगा? तो 4 से कटेगा। तो 3 संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 संख्या से कट रहा है ना जी। यानी कि एक हमारा, एक खुद है, एक उसकी पत्नी है, और एक उसका मान के चलिए तो बेटा है। यानी कि 3 लोग शामिल हो गए इसमें। कितने लोग शामिल हो गए? तो 3 लोग शामिल हो चुके हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या बहुत अच्छा है, इससे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी। जैसे हम अभी प्रूफ करने के लिए आगे जानेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे अगर कहीं पढ़े होंगे तो, कि हमें अपरिमेय संख्या को क्या करना है? तो अपरिमेय संख्या को क्या करना है? तो बताना कि अपरिमेय संख्या कैसे है, यानी कि सिद्ध करना है। तो कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या है हमारा सहभाज्य संख्या। देखिए सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा उन जिनका मासा क्या निकले? एक निकले। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा एक निकल जाता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा कितना निकलेगा? एक निकल जाता है। यानी कि हमारा HCF कितना निकलता है? हमारा HCF हमारा एक निकल जाता है। तो हम क्या कहते हैं उसको?
तो हम उसको सभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे हमारा 4 9 था, 12 25 था, ठीक है, फिर 8 9 13 था, ये लोग का मसा निकालेंगे यानी कि सिर्फ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1, इसका भी क्या निकलेगा 1, इसका भी क्या निकलेगा हमारा 1, यानी कि सबका क्या क्या निकलेगा, सबका हमारा निकलेगा तो एक ही आएगा। क्या आएगा? तो हमारा एक ही आएगा। एक लिखने का स्टाइल थोड़ा हमारा गजब है, ऐसे लिख देते हैं सीधा, ठीक है। तब देखिए अब पढ़ लेते हैं लोग परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप पढ़ते क्या है हम लोग तो सअभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या को परिभाषा के तौर पे बच्चे अधिकांश गलत देते हैं। डिफिनेशन पूछिए तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? परिभाषा पूछिए, मतलब परिभाषा ही, इंग्लिश हिंदी समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत, हम पे भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, दया दृष्टि दिखा दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए दोनों। क्या कहते हैं इसे? किसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बोल देते हैं कि क्यू बराबर 0 नहीं होता है, ये हमारा गलत है। क्या है? तो ये हमारा गलत है। इसके बाद आगे कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं लगभग डिफिनेशन यही देते थे, अब थोड़ा देने लगे अच्छे ढंग से। क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं या फिर ए बटा बी, बी बटा सी, कुछ भी के रूप में लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? पीओ क्यू क्या है हमारा? तो पीओ क्यू क्या होता है हमारा? पूर्णांक होता है। पीओ क्यू क्या होता है हमारा? पूर्णांक होता है। पीओ क्यू क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। पीओ क्यू पूर्णांक होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है? तो हमारा 0 नहीं होता है। पी बट मतलब हम पीओ क्यू को पूर्णांक पहले ही मान चुके रहते हैं। पीओ क्यू को क्या मान लेते हैं? पूर्णांक हम पहले ही मान चुके होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि क्यू बराबर 0 नहीं होता। इसलिए क्योंकि हम पूर्णांक के अंदर क्या होता है? तो पूर्णांक के अंदर हमारा क्या आता है? तो पूर्णांक के अंदर हमारा 0 आता है, इसलिए हम 0 को नहीं शामिल करते, इसलिए लिखते हैं क्या कि क्यू बराबर 0 नहीं होता है। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे पी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? पी बटा क्यू पूर्णांक है एवं क्या है? क्यू बराबर 0 नहीं होता है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है लेकिन क्यू हमारा शून्य ना हो, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे, जैसे अभी आपको अपरिमेय बताते तो आप एक अच्छा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, सबका क्या है? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपको लग रहा हो कि 177 लिखा हुआ है, यानी कि 1.777 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे तो 100 आएगा। करेंगे कि नहीं? देखिए पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा गया, लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। 0 हमारा परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 0 बटा 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा, अब समझ गए होंगे परिमेय संख्या भी, ठीक है। बचपन में बहुत खेले होंगे परिमेय परिमेय, ठीक ना। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा क्या होता है? जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा क्या कहला जाएगा? हमारा सीधा अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। कैसे? इसे समझिएगा, जितना भी रूट के अंदर, जितना भी क्या रूट के अंदर संख्या होता है, रूट मतलब समझ रहे हैं ना, वर्गमूल के अंदर जितना भी वर्गमूल घनमूल के अंदर जिसका घनमूल वर्गमूल ये सब ना निकले, वो हमारा संख्या क्या कहलाता है? तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √4 अब बोलेंगे तो होगा तो नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 का हमारा निकलेगा कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप खोल कर बुक देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। पाई, पाई हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 भी तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो नहीं। 22/7 हमारा क्या कहलाता है? तो 22/7 हमारा क्या कहलाता है? तो परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहता है? क्या कहलाता है हमारा? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या हमारा? 22/7। क्यों? क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। हम पाई का लगभग वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि 22/7 बराबर क्या है? तो हमारा पाई है।
पाई के वैल्यू आज तक कोई निकाल नहीं सके हैं, लगभग में ही चल रहा है, इसलिए हम क्या लेके चल रहे, लगभग में 22/7 लेकर चलते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, परिमेय संख्या पढ़ लिए, इसके बाद क्या पढ़ना था हमें, वास्तविक संख्या। जब आप परिमेय संख्या पढ़ लिए, अपरिमेय अपरिमेय हमको 9th में पढ़ना था, और वास्तविक कहाँ पढ़ना, 10th में। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से स्टार्ट किए हैं पढ़ना, नर्सरी से, 0-1 से सीखे तो नर्सरी से ही पढ़ना स्टार्ट किए ना। तो आप वैसे सीखते 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 कहाँ आ गए, तो आप 10th क्लास में आ चुके हैं। अब 10th क्लास की बातें आपके साथ साझा करते हैं। देखिए सभी परिमेय अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय अपरिमेय क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। आप ऐसे देख सकते हैं, परिमेय ये हमारा परिमेय, ये हमारा परिमेय, ये हमारा परिमेय, यहाँ परिमेय, तो क्या वास्तविक संख्या है। ये परिमेय है, ये भाई परिमेय है, तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक। परिमेय अपरिमेय ही क्या कहलाएगा, तो हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या, काल्पनिक संख्या। किसके बारे में, कौन, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या क्या होता है, देखिए काल्पनिक संख्या हमारा क्या होता है, पढ़ना नहीं है, बता दे रहे हैं, आगे चल के कभी काम ही देगा। पढ़ना है आगे, अभी नहीं पढ़ना। काल्पनिक संख्या होता क्या है, जिस संख्या को हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं वही क्या कहलाएगा, तो हमारा काल्पनिक संख्या कहलाता है। जिस भी संख्या का सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं वो संख्या क्या कहलाएगा, तो काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, मान के चलिए हमारा क्या है, यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या लिखे हैं, क्या है, √5। अब यहीं पे मन किया तो नेगेटिव लगा दिए। नेगेटिव मतलब समझते हैं ना, कि वो भी नहीं समझते हैं, हैं, ऋणात्मक लगा दिए, तो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा हमारा, तो ये हमारा काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ऐसा कोई संख्या होता नहीं है, तो क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, काल्पनिक संख्या ही कहला दिया, कहला गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पढ़ना, हमें जानना बहुत जरूरी था। इससे छोटे मोटे क्वेश्चन 1 नंबर हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आप पलट कर देख लीजिएगा। आप अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं कि हम बहुत तेज हैं, तो आप जब क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बताते ना है, आगे चल के आपको सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हमें जो पढ़ना था, हमें कुछ पढ़ चुके हैं। अब भाजकता हमें पढ़ना था, डिविजिबिलिटी पढ़ना था, और भाजकता आपको बहुत पहले पढ़े हैं, जैसे बता देंगे हम, कभी तो वीडियो डाल देंगे। 2 से कटने का नियम, 3, 4, 5, 7, ऐसे जितना होता है सबसे कटने का नियम बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जान भी रहे होंगे। अब हमें क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। क्या हमें पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का क्या होता है। ये कोई आज की कथा नहीं है, ठीक है ना। ये कोई क्या आज की कथा नहीं है, ये बहुत पुराना कथा है। और उसी कथा को हम क्या कर देंगे, एक तरीका से लिख देंगे, मतलब समझ सकते हैं। एक कथा चलते आ रहा था, कथा में क्या कर दिए हम, तो कथा में हम उसको क्या कर दिए, फार्मूला का तौर पर लिख दिए, उसी वही हमारा क्या कहला गया, तो हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का कहला गया। कैसे होता है आपको समझाते हैं, ठीक है। हमारा क्या कर रहे हैं, जैसे हम बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, भागा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। तो बचपन में जब हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, भागा। भागा पढ़े तो हम ऐसे भाग देते थे, मान के चलिए कोई संख्या से हम भाग दे रहे हैं, क्या करें, कोई संख्या से हम भाग दे रहे हैं। मान के चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं 7, यहाँ ले लेते हैं 15। क्या ले लेते हैं, यहाँ 7, यहाँ क्या ले लेते हैं, तो 15। क्या ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, तो 7 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, तो 15। यहाँ पर रख दिए आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसको जब भाग देते हैं तो ये तो सबको पता होगा, ये 2 बार में कहते हैं कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसी चीज को जब हम फार्मूला के नाम पर लिख देते हैं, किस पे, फार्मूला के नाम पर लिख देते हैं, इस किसी को ए, किसी को बी, किसी को आर, किसी को क्या मान के, क्यों मान के जब लिख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाता है। समझे कि नहीं समझे, चलिए अब कैसे होता है उसे समझाते हैं आपको। जैसे हमको क्या निकालना है, इसको हमारा मतलब फार्मूला रखा है ना,
देखिए सबसे पहले दो संख्या होते हैं जिसमें हम भाग देते हैं और जिससे हम भाग देते हैं। जिसमें भाग देते हैं यानी कि भाज्य, भाजक। भाज्य क्या कहलाएगा हमारा? भाजक। भाजक को हम ए कह देंगे, सॉरी बी कह देंगे, क्या कह देंगे? हम बी कह देंगे। भाज्य को क्या कह देंगे? तो हम ए कह देंगे। भागफल हमारा क्या कहलाएगा? ये भी बच्चों को पता नहीं होगा, ये सब चीज कंफर्म हम लिख कर दे रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा? हमारा क्यू, यानी कि हम क्यू क्यों कहते हैं आपको समझिए। हमारा होता है एक क्या, कोशिएंट कहते हैं जिसको हम क्या, भागफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिएंट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? तो क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू। अब बोलेगा क्या कि सर इसको क्यों नहीं ए बी कह दिए? ए बी इसलिए कह दिया बाबू क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजन, इसको कहते हैं डिविडेंड, तो दोनों डी डी आ जाता ना, इसलिए इसको ए नाम दे दिए, इसको नाम क्या दे दिया? तो बी नाम दे दिए। ये कोई टीचर नहीं बताता है, कभी अब देख लीजिए कोई टीचर बता दिया तो। ये हमारा क्या कहलाएगा? फिर आर कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा आर कहलाता है, समझे? ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या लाना होता है? हमें ए लाना होता है। लाना तो ए होता है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं? ए बराबर क्या लिख देते हैं? हम क्या करते हैं? बी और क्यू को गुना कर देते हैं, यानी कि बी और क्यू को क्या कर दिए? हम गुना कर दिए। अब अगर हम फिर आर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बी क्यू को गुना दिए, आर को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो हमारा क्या बन जाता है? तो हमारा डिविड भाजक आ जाता है, सॉरी भाज्य आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि ए बराबर हमारा क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल, एक चीज और लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं हमारा? तो हमारा जीरो के बराबर आर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा आर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? तो छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा आप समझिएगा। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या है? 7 है। बी कितना है? 7 है। यानी कि बी से हमेशा क्या होगा? आर छोटा ही होगा। यानी बी से छोटा, बी यहाँ पे 7 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो क्या होगा? तो 7 से छोटा। यानी कि 7 नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है? तो 0, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है। तो इसी चीज को लिखे हैं कि क्या होता है हमारा, चाहे फिर हमारा जो 0 है ये किसके बराबर होगा? तो हमारा आर के बराबर होगा, यानी कि आर बराबर हमारा 0 आएगा। आर बराबर 0 क्या आएगा? हमें आर बराबर 0 आएगा। और किसके बराबर होगा? तो आर के बराबर 0 हो सकता है, या फिर आर से हमेशा क्या होगा? 0 हमेशा क्या होगा? छोटा होगा आर से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 0 से हमेशा क्या होगा? तो आर बड़ा होगा, या बराबर होगा, या फिर बड़ा होगा। लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? तो छोटा होगा। क्या होगा? तो बी से हमेशा क्या होगा? तो छोटा होगा। बी से क्या होगा? तो हमारा छोटा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी चीज में हम क्या करते हैं? अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। कैसे? आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जो हर साल लगभग एक मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव के तौर पर देखे तो हर साल। जैसे हमें कैसे बनाना है, जैसे नियम है, तो नहीं इतना हमें जानने का कोई जरूरी नहीं है कि कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, हमें इतना लिखने की कोई जरूरी ही नहीं है। हम सीधा क्या करते हैं? अपने बात पे आते हैं, यानी कि अपने हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बनाते कैसे हैं ये समझिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए। कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का ईडीए। क्या लिख सकते हैं? ईडीए। क्या लिख सकते हैं? तो हम ईडीए लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? तो इसको ईडीए हम लिख सकते हैं। हाँ, याद ही नहीं रहता ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। जैसे मेरे आंख पे भार पड़ता है, तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? उसको कम कर देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब बच्चे का भी आने का टाइम ही हो गया, आने का टाइम भी हो गया है, कुछ टाइम बाद बच्चे भी आ जाएंगे। तो आज जितना तक होगा उतना तक आज पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे? तो कल पढ़ा देंगे। फिर इसकी सबसे पहले हम क्या करते थे? 135 और 225 का क्या करेंगे? तो हम एचसीएफ निकालेंगे। इसमें निकाला हुआ नहीं है क्योंकि जो टाइप की उनके पास दिमाग ज्यादा है, हमारे पास तो दिमाग कम है, इसलिए क्या करेंगे? हमें टाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें, सॉरी हम तो टाइप कर नहीं सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें तो बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे समझिएगा। क्या है हमारा? 135 और 225।
तो हम 135 और 225 को क्या करेंगे, हम पहले HCF निकालेंगे। क्या करेंगे हम, तो एक HCF निकाल लेंगे, जो हम जिस तरीके से बचपन में निकाल रहे थे उस तरीका से, ठीक है ना। तो हम एक बार में क्या करेंगे, तो 135 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, अब घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब हम फिर लिखेंगे HCF निकालते हैं, यानी कि मसा निकालते हैं, तो फिर हमारा एक यहाँ चला जाता है, यानी कि 135 बन गया हमारा। अब कितना बार में कटेगा, एक बार में 90। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 45 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 90, ये वाला कहाँ चल जाएगा, 90, ओह सॉरी, ये क्या हो गया, 90, 2 बार में कितना हो जाएगा, 90, पूरा पूरा एकदम खलास, यानी कि इसको कोई अब जरूरी नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि हमारा क्या, शेषफल 0 बच गया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं बचता तब तक हम HCF निकालते रहते हैं, यानी कि मसा निकालते रहते हैं। देखिए, ठीक है। अब देखिए, हम आपको क्या बोले हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि जो बड़ी संख्या रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको A मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको B मानेंगे। हमारा बड़ा A था, छोटा क्या होगा, B हो गया। क्या होगा, छोटा हमारा B हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इसको क्या कर देंगे हम, ये हमारा B है कि नहीं, ये हमारा क्या है, A है, ये हमारा Q है, ये हमारा क्या है, R है, ठीक है ना। Q क्या है हमारा, वहां पे यहाँ पे R है। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसी यही फार्मूला लिख देंगे कि हम क्या बना रहे हैं, हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि EDA का हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म EDA का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम EDA का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R होता है। बाकी आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 के बराबर R होता है, या R क्या होता है, तो 0 से बड़ा होता है, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, तो लेकिन B से क्या होता है, तो छोटा होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या माने, ए बराबर क्या, यानी कि 225 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू, यानी कि बी हमारा क्या, 135 गुने 1, 135 गुने 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 90, 135 गुने 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 90, 135 गुने 1 प्लस क्या हो गया हमारा 90, यानी कि बी क्यू प्लस ए बराबर क्या हो गया हमारा, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू गुना किया प्लस आर कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा तो निकल गया हमारा एक नंबर। अभी भी देखिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर HCF निकाले हम। फिर देखिए तो हमारे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, देखिए हमारे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, जो अब यहाँ पे B था, जो R था वो क्या बन जाएगा यहाँ पे B, क्या R क्या बन जाएगा, तो R हमारा B बन जाएगा। R क्या बन जाएगा हमारा, तो B बन जाएगा। लेकिन R क्या बन गया हमारा, B बन गया। लेकिन देखिएगा कि हमारा R हमारा क्या बन गया, B बन गया, और जो हमारा B था वो क्या बन गया आगे चल के, A बन गया। क्या बन गया आगे चल के, तो A बन गया। अब ये आगे चल के हमारा क्या बना, तो A बन गया, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पे Q तो पता ही होगा, R फिर कहाँ चला जाता है, तो नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर हम उसी तरीके से लिख लेंगे क्या, हमारा A बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, फिर B क्या बन जाएगा हमारा, A बन जाएगा। अब हमारा R क्या बन जाएगा, तो R हमारा यहाँ पे भी B बन जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Q हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे, यानी कि फिर हम लिख देंगे A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BQ प्लस आर, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर देखिए जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो हम मान लेते हैं आगे चल के, मतलब करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इतना आपको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना आपको लिखने क्या है, तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 आ गया, यानी कि हमारा मसा क्या आ गया, तो 45 आ चुका है, यानी कि HCF क्या, HCF हमारा 45 आ चुका है। HCF क्या है, तो HCF हमारा 45 आ चुका है। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। बाकी टीचर के 100% गारंटी, हमारा कुछ नहीं है गारंटी। आप अपना दिमाग लगेगा तब समझ में आएगा। आप बेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं कि सर और थोड़ा अच्छे से पढ़ाइए, और अच्छे से समझाइए, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी गारंटी लेने की जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं कि गारंटी ले ली है, ठीक है। पास कराने की गारंटी हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ चलिएगा अभी से भी, तो हम अच्छा नंबर स्कोर करवा देंगे, ठीक है ना। तो भाई सोचिए कि टॉपर बन जाए तो हमारे उम्मीद को, टॉपर के एक अलग पहचान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अब देखिए
हमारा इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है। क्या है हमारा? सेम टू सेम है, बट हमारा सिर्फ क्या है, यहाँ पे ए बराबर अलग है, बी बराबर अलग है, बाकी सब क्या है तो सेम है। लेकिन देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक चीज गलत है, ठीक है ना, एक चीज क्या हमारे यहाँ पे गलत है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या है, गलत है। एक तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, बी क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। बाकी यहाँ से पूरा नीचे क्या हुआ, लिखा हुआ है तो मैंने कि दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे चिपका दिया है। क्या कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे चिपक गया है। किसका? तो दूसरा क्वेश्चन का चिपक गया है। तो यहाँ तक बना लिए, मतलब इसका आगे भी तो हम बता भी किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं। तो आप इसके आगे क्या करिएगा, आप अपने मन से बना लीजिएगा। क्या करिएगा? तो इसके आगे अपने मन से बना लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा? क्योंकि बनाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम एकदम फोटो कॉपी है, सिर्फ नंबर चेंज है, ठीक है ना। फोटो कॉपी है, सिर्फ क्या है तो हमारा नंबर चेंज है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारा क्या है, अब हमारा आ जाता है क्या, तो हमारा 1.1 के एक क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सॉरी दोस्त, किसी कारण वीडियो रुक गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर से अपना प्रश्न वाले 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, क्या, कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो, तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। जहां q क्या होगा, तो जहां q क्या होगा हमारा तो पूर्णांक होगा, हमें दर्शाना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसके ऊपर एक चीज बात करते हैं। जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे? यहाँ हमारा जीरो जो है, क्या, जीरो जो है हमारा किसके, आर के बराबर होगा, या फिर आर से हमेशा जीरो छोटा होगा। लेकिन आर हमेशा छोटा होगा किससे, हमारा तो बी से। आर हमेशा किससे छोटा होगा तो 20 से। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमको दर्शाना क्या है कि 6q+1, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ए बराबर हम बोल सकते हैं, ए बराबर क्या होगा, bq+1, bq+1, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, यानी कि ए बराबर हम बोल सकते हैं 6q+1, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि बी बराबर हमारा क्या है तो 6 है। बी बराबर क्या है हमारा तो 6 है। अब देखिए बी बराबर हमारा जब 6 है तो कैसे हम बना लेंगे, बी बराबर 6 है तो जब भी होगा तो बी से छोटा क्या होगा, आर होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। यानी कि हमारा जब हम बी 6 है, यानी कि जब भी जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर यानी कि जो भी हमारा शेष बचेगा, शेषफल जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, यानी कि 6 से छोटा ही बचेगा। यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा या फिर 5 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 0 होगा। इतने के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकते हैं, जो भी हो तो यही अंक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन कहता है। देखिए जहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कि ये हमारा कोई क्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमारा क्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जब हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हमारा 6 होगा, जो अभी हम आपको बताया। अब देखिए क्या है, जब हम 6 से क्या होगा, ए हमेशा क्या होगा तो विभाजित होगा, 6 से क्या होगा, ए हमेशा क्या होगा तो विभाजित करते हैं, सॉरी विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचता है, यानी शेषफल हमारा क्या होगा, तो शेषफल हमारा 0 से लेके 5 तक होगा, यानी कि 0, 1, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं। क्या होता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होता है। अब हम क्या बोले, यहाँ पे किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, तो हमारा ए वाला नियम के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या मान लिए, ये क्या है तो हमारा विषम संख्या, ये क्या है हमारा तो विषम संख्या है। जब ये हमारा विषम संख्या है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा हमारा तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा।
कैसे प्राप्त होगा? देखिए, जब भी हम किसी भी संख्या में कि किसी प्रकार का संख्या हो, अगर उस संख्या में हम अगर सम संख्या से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं? सम संख्या से गुना करते हैं। तो जब हम सम संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगा हमारा? तो सम बन जाएगा। वो संख्या क्या बन जाएगा हमारा? तो सम बन जाएगा। ठीक है ना? वो संख्या क्या बन जाएगा? सम। यानी कि यहाँ पे हम मान के चलिए किसी प्रकार की संख्या लेते हैं, सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, किसी प्रकार की संख्या ले, अगर हम उसको में क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 से गुना कर देंगे, तो संख्या क्या बन जाएगा हमारा? तो सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा संख्या हमारा? तो सम बन जाएगा। हमें चाहिए क्या? विषम धनात्मक। तो विषम धनात्मक के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमको किस संख्या को जोड़ना पड़ेगा उसमें? तो विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा। किस संख्या को जोड़ना पड़ेगा? तो हमें विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा शेषफल यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? 1, 3 और 5 हो सकता है। 1, 3 और क्या लेके यहाँ पे चलेंगे हम? तो 5 लेके चलेंगे। और जब हम 1, 3, 5 लेके चलेंगे तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से समझते हैं, यानी कि ईडीए के हम प्रयोग से समझते हैं। क्या समझते हैं? कि हम किसको किस तरीके से लिख सकते हैं? चाहे फिर ए बराबर हम लिख सकते हैं 6q+1, या फिर बी बोल सकते हैं 6q+3, या फिर क्या बोल सकते हैं 6q+5 बोल सकते हैं। 6q+1 यानी कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ही बोल सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ इसमें नहीं बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अभी हम फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे क्या, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? तो 6q, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 6q, ये हमारा क्या बन गया? हमारा सम संख्या बनेगा कि नहीं बन गया? क्यों हमारा कोई भी संख्या लेकर चलेंगे तो क्यों किसी अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम संख्या ही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 से अगर किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो हमारा क्या संख्या को बना देगा? तो सम संख्या बना देगा। और अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो हमारा तभी बनेगा क्या? हमारा तो विषम संख्या बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं? तो दर्शा चुके हैं कि हमारा कैसे ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हमको दर्शाना जो जो चीज है उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानते, जैसे ये हमारा क्या है? तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। बी बराबर क्या होगा? हमारा 6 होगा। इसलिए जब भी होगा तो 6 से छोटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं क्रम से, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या होगा हमारा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 5 तक होगा। अब जब यहाँ होगा कैसे होगा? तो हमारा ये पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? बहुत पहले, थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं। उसके बाद शेषफल यहाँ पे हमारा क्या बचेगा इस नियम के अनुसार? यानी कि 1, 3 और 5 ही बचेगा। क्या बचेगा? तो 1, 3 और 5 ही बचेगा हमको। कब? जब विषम धनात्मक बनाएंगे तब। कैसा बनाएंगे? विषम धनात्मक बनाएंगे तब। इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यानी कि हम ये तो हमारा सम बन गया। सम में ही क्या जोड़ेंगे हम? क्या यहाँ पे क्या है? ये हमारा सम बन गया। सम में जब तक विषम नहीं जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विषम नहीं बनेगा। वो हमारा सा क्या कहलाएगा? तो सम ही कहलाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या अगला क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या? दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या कहलाता है? किसी पूर्णांक का एम के लिए 3m या फिर क्या 3m+1, और चाहे फिर के रूप में होता है, चाहे 3m होगा या फिर 3m+1 ही होगा। एक बस इसके अलावा क्या होगा? तो और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना? कैसे नहीं हो सकता है आप समझिए। जैसे हमको दर्शाना इसमें क्या है? दर्शाना है हमको क्या है? यानी कि a² बराबर क्या होगा हमारा? a² बराबर होगा चाहे 3m या 3m+1। 3m होगा या फिर 3m+ क्या होगा? तो 1 ही होगा। फिर हमको देख ली किस कैसे बनाएंगे हम? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि ईडीए के प्रयोग से बना रहे हैं। समझिए किससे? ईडीए के प्रयोग से। जब ईडीए के प्रयोग से हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम क्या बोलते हैं? बी बराबर क्या होगा? 3। तो आर हमारा क्या होगा? जब भी होगा तो 3 से छोटा होगा। अभी बताएं हम कैसे छोटा होगा, तो हम यहाँ पे बता चुके हैं। आर हमारा क्या है? ई बराबर यहाँ पे दे दीजिएगा। तब यहाँ पे देखिए क्या है? तब क्या करते हैं हम? तब हम करते हैं यहाँ पे ए बराबर क्या करेंगे हम? 3q+r। ए बराबर क्या करेंगे हम? 3q+r। ए बराबर क्या करेंगे हम? 3q+r। ए बराबर जब हम 3q+r लेके चलते हैं, क्या 3q+r लेके चलते हैं, तो हम क्या यहाँ पे क्या पाएंगे हम? पूर्णांक यहाँ पे क्या होगा? 9 जब भी होगा तो 3 के बराबर होगा, 3 से छोटा होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अब हम इसलिए यहाँ पे मानेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे? 3q, और फिर क्या मान लेंगे? 3q+0
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर हम और क्या मानते हैं, ऐसे और नहीं देते हैं, ऐसे डॉट दे देते हैं। अब क्या मानेंगे यहाँ पे हम, तो 3q+1 मान के चलते हैं, 3q+2 मान के चलते हैं। 1 2 मतलब समझिए, या 3q+1 3q+2 बोलने में थोड़ा इजी पड़ रहा है, इसलिए 3q+1 या 3q+2 आपको बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए हम क्या पाते हैं भाई, हम ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि हमें अब चाहिए, जो चाहिए हमें क्या चाहिए था, सबका स्क्वायर। यानी कि जब हम ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए का वर्ग करेंगे, तो हमें सबका वर्ग करना पड़ेगा, जो मानकर चल रहे हैं। सबका वर्ग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे सबका वर्ग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 3q+0 के वर्ग, 3q+1 के वर्ग, 3q+2 के वर्ग, ठीक है, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब जब इसका वर्ग निकालेंगे तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर, a+b के होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा a+b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं a+b के होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर है जैसे वैसे उतर जाएगा हमारा, सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, इसका करेंगे वर्ग तो हमारा क्या आ जाएगा, 9q² 9q² 9q वर्ग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इसका वर्ग करेंगे, यानी कि ए का वर्ग कितना है, तो 3 क्यू के वर्ग, 3 क्यू के वर्ग करेंगे तो कितना, 9 क्यू वर्ग हो जाएगा। प्लस फिर क्या होता है, 2ab, क्या होता है 2ab, 2ab यानी कि 2 3 दूना के 6, एक में गुना करेंगे तो 6 क्यू ही रहेगा। फिर एक का वर्ग तो एक ही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 9 क्यू वर्ग प्लस 12 क्यू प्लस 4, इसका वर्ग करेंगे तो, ठीक है। आप 10th के विद्यार्थी हैं, कम से कम ये सब तो करना आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए क्यूब पर क्या करेंगे, ए वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए का वर्ग बराबर हमारा क्या होगा, आप समझिएगा, ए का वर्ग बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए का वर्ग हमारा निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा 4, तो 4 को क्या करेंगे, 3+1 लिख सकते हैं। क्यों 3+1 लिखते हैं, अभी देखिएगा समझिएगा। हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, इस सब में से क्या करेंगे, 3 3 कॉमन निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, सब में से 3 3 कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि क्या, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3q, 3 3 × 3q²। यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब देखिए फिर अगर लेके चलेंगे हम, तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, 3 जब बाहर निकालेंगे, यानी कि 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3q वर्ग, मतलब 3q के वर्ग प्लस क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, क्या होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा 2q होगा, क्या होगा, तो 2q होगा। फिर +1, यहाँ पे +1 था तो +1 हम लिख दिए। अब देखिए, अब क्या देखिए, फिर अब इसमें से निकालेंगे हम, जब इसमें से निकालेंगे तो हमारा क्या, 3 बाहर निकालेंगे तो इतना होगा कि नहीं, एक बाहर है तो एक बाहर ही रह जाएगा। अब देखिए, हम इसको बोल सकते हैं, यदि m बराबर हम मान के चले थे 3q, m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3q के वर्ग, और क्या हो जाएगा, 3q वर्ग प्लस 2q, जो ये वाला है। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q के वर्ग प्लस 4q प्लस 1, क्या हम मान के चलते हैं, एम बराबर। तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3m या 3m, या फिर बोल सकते हैं 3m+1 या फिर 3m+1 ही होगा। क्यों 3m+1 है, 3m+1 होगा, आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा कैसे होगा, आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। इसको 3m बोल सकते हैं, एम माने तो यहाँ पे एम बोल सकते हैं, यानी कि 3m हो जाएगा, ही हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए इतना बराबर क्या है हमारा एम है, यानी कि 3m प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे भी हम क्या माने, इसको एम माने, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3m प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, 1 यहाँ पे है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ए और ए का वर्ग बराबर क्या होगा हमेशा, तो 3m या 3m+1 या फिर 3m+1 होगा। कब होगा ऐसा हमारा, जब हम क्या मान के चलेंगे, कि हम क्या ए में क्या मान के चलेंगे, पूर्णांक मान के चलेंगे, जिसके लिए 3m या 3m+1 के रूप में लेके चलते हैं, तब हमारा क्या होता है, तो हमारा यही आंसर आता है। यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए का वर्ग बराबर क्या होगा, 3m+1, और फिर क्या बोल सकते हैं, फिर 3m+1 बोल सकते हैं, ठीक है, 3m या 3m+1 बोल सकते हैं। चलिए, अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक चेंज है, आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ पे चेंज है, सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धनात्मक क्या है, पूर्णांक का घन है, वहां पे क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था, तो हमारा वर्ग था, और यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या है,
धनात्मक वहां पे क्या था, घन था, यहाँ धनात्मक क्या है, वर्ग था, यहाँ पे क्या है, घन है। तो यही का सिर्फ फर्क है, सिर्फ क्या तो हमारा यही का फर्क है, और इसके अलावा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला सुधार लीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा Q हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सुधार सकते हैं, यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा सेम टू सेम ऐसे आप बनाने का, अगर नहीं भी समझ में आए तो बनाइएगा, यहाँ से आपको समझ में एग्जैक्टली समझ में आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली क्या है हमारा 1.1 का, अब ये मतलब 1.1 ही है, ये अभी चल रहा है। अब देखिए यहाँ से हमको ऐसे बनाना है, उसके बाद आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी उसी तरीके से क्या करना, हर बार कॉमन निकालना, हर बार क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। जैसे हम यहाँ से क्या किए थे, यहाँ से जैसे जैसे हम कॉमन निकाले थे, वैसे उसे क्या करना, वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कॉमन हर में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ बनाइएगा। बाकी आपका जो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन है आपका 1.2 में, तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको यानी कि 1 घंटा के आसपास ये वाला लेक्चर हो जाएगा, और आपको आधा घंटा 45 मिनट के आसपास इसका नेक्स्ट लेक्चर के आस इतने में हो जाएंगे। तो इतना ही आपका है। तो चलिए, अगर आपको अगर यहाँ पढ़ाई पसंद पड़ा हो तो आप पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपना सजेशन बता सकते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई वैसा लोग नहीं है कि जो मतलब हर चीज को संभाल सके, इसलिए कभी कभी वीडियो लेट आ रहा है, आ रही है, थोड़ा क्वालिटी कम है, स्टार्टिंग में इतना है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके मतलब नेक्स्ट जो बचा हुआ है सारा करवा देंगे, और उसके बाद आपको साइंस का एक चैप्टर मिलेगा, किसी कोई भी चैप्टर मिल सकता है, चाहे आपका बायोलॉजी में मिल सकता है, या फिर उम्मीद करेंगे केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, इजी चैप्टर होते हैं, थोड़ा 1-2 चैप्टर इजी हैं। उसके बाद आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद आपको एक हिस्ट्री वगैरह, आप चैप्टर हर चैप्टर आपको हर वीक में एक एक चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर किससे, तो एक चैप्टर आपको मिलेगा मैथ से, एक चैप्टर मिलेगा आपको क्या से, तो एक चैप्टर मिलेगा आपको साइंस से, और एक चैप्टर क्या मिलेगा आपको, तो एक चैप्टर मिलेगा एसएसटी से, और बाकी आपको हिंदी कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। क्या, तो हिंदी कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया हो, और अगले क्लास से हम लोग हंसते खेलते के साथ पढ़ेंगे, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, अभी तक जैसे पढ़ते आए हैं, और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी आपको इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इससे रिलेटेड सर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आपको हम अगले वीडियो या फिर इसके जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो वहां से बता देंगे कि हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी साइट वगैरह बनकर तैयार हुआ नहीं है, और जब साइट वगैरह बनकर तैयार हुआ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, साइट बनकर तैयार है, जैसे वो अपलोड अभी नहीं हुआ है, तो इसके वजह से क्या है, तो आपको देखने को ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।